बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यौम आज़ादी की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, ये मुल्क, ये खूबसूरत मुल्क और ये आज़ाद मुल्क यकीनन हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि आज़ादी एक नेमत है और ये आज़ादी हमें, ये खुद मुख्तारी हमें मुसलसल मेहनत, मुसलसल जिद्दोजहद और बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद हासिल हुई है। और इन कुर्बानियों में जान, माल और इज़्ज़तें कुर्बान हुई हैं। बच्चे अपने वालिदैन से बिछड़ गए, माएँ अपने बच्चों से बिछड़ गईं, बहनें अपने भाइयों से बिछड़ गईं, बहुत से लोग अपने प्यारों से, अपने रिश्तेदारों से बिछड़ गए। बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने प्यारों से बाद में मिले भी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, बदनसीब लोग ऐसे भी थे जो मरते दम तक एक दूसरे से मिल नहीं सके। आज उन कुर्बानियों को, उस मुसलसल जिद्दोजहद को, उस लगातार मेहनत को खिराजे तहसीन पेश करने का दिन है। जी हाँ, आज 14 अगस्त है, आज यौम आज़ादी है। आज हम पाकिस्तानी मुल्क भर में इस दिन को जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के तमाम देखने सुनने वालों को आज़ादी मुबारक हो। और आज की इस ट्रांसमिशन में जो खूबसूरत पैनल, जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उसका तारुफ करवाना चाहती हूँ। सबसे पहले इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर, पाकिस्तान की पहचान है, हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है, हमारे मुल्क के मायनाज सिंगर हैं हामिद अली खान साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ मैं। और साथ ही साथ नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हुसैन साहब ने। आप वैसे बेसिकली जो है वो हिस्टोरियन है, क्योंकि आप चेयरमैन है हिस्ट्री डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से। सर, आपको वेलकम करती हूँ। और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने। आप पीटीआई की बहुत एक्टिव लेडी है, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली पंजाब भी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आज का हमारा पैनल बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत है, तो इसीलिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कमल अमीन साहिबा ने। आप होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी हैं, आपको भी वेलकम करती हूँ। खान साहब, वैसे तो आपकी आमद जो है वो यहाँ पर हमारे लिए बाइसे तहसीन है। सर, तहरीक पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो उसमें शायरी हो गई, मिली तराने हो गए। सर, आज़ादी के जज्बे को उभारने में उन्होंने जो है वो 4 चांद लगा दिए। इसके ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। जितने भी हमारे मुल्क के फनकार हैं, सब ने मिली नगमे गाए। मैडम नूर जहान, बिल्कुल, मेरे बड़े भाई उस्ताद अमानत अली ख़ान, फ़तेह अली ख़ान और मेहदी हसन साहब, जितने भी बड़े बड़े फ़नकार हुए, सब ने खिदमत की है इस मुल्क की, और करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क है। लेकिन हमें तो, मैंने अल्लाह की मेहरबानी से सारी दुनिया देखी थी, सारी दुनिया पे जाता हूँ मैं, तो वहाँ जाके भी हम यही कहते हैं कि हमारे मुल्क का जवाब है। सर, आपकी नज़र में आज़ादी की जो है वो अहमियत क्या है? ये बहुत कुर्बानियों से बना हुआ है। अपने बड़ों से सुना, मैं तो खैर लाहौर में पैदा हुआ जी, बिल्कुल। पार्टीशन के बाद, तो बड़े हमारे यही कहते थे, बड़ी मुसीबतों से हम पीछे से आए, रियासत पटियाला से, जी जी, उधर से आए। अच्छा जी। जब ये हमारा पाकिस्तान बना, तो वहाँ के लोगों ने बहुत रोका उनको कि जी अभी आप रुक जाएं। अच्छा। वाले साहब ने कहा नहीं, अब मैंने पाकिस्तान हम जाएंगे पाकिस्तान, क्या मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। वहाँ के महाराज ने, हमारे बड़े उनके दरबारी गायक थे, जी जी, महाराजा पटियाला, बिल्कुल सही। तो वो उन्होंने फिर बाद में रोका, बहुत कोशिश की, नहीं सर अब जाना ही पाकिस्तान, जाना है, पाकिस्तान जाना है। तो वो बतलाते हैं कि कितनी कुर्बानियों से, किस मुसीबतों से हम वहाँ, और भी हमारे जितने मुसलमान लोग सब ऐसे आए, इतनी तकलीफ़ों में आए। तो ये पाकिस्तान ऐसे थोड़ी बन गया है, बहुत कुर्बानियाँ दे के, बहुत मुश्किलों से बना है, और इंशाल्लाह ये कायम रहेगा, क्योंकि वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान नूर है, नूर को कभी ज़वाल नहीं होगा। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात। प्रोफेसर साहब, आप इसकी अहमियत पे रोशनी डालना चाहेंगे, जो आज़ादी हमें अल्लाह ताला ने दी है नेमत की शक्ल में? जी, आज़ादी से बड़ी नेमत तो मेरा ख्याल है दुनिया में कोई नहीं है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम उस मैदान में बैठे हुए हैं जहाँ आज से कोई 80-82 बरस पहले जनूबी एशिया के मुसलमानों ने एक ख्वाब देखा था, और आज हम उस ख्वाब की ताबीर बनकर यहाँ बैठे हुए हैं। और इससे बड़ी नेमत क्या होगी कि हम आज़ाद फ़ज़ा में यहाँ बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, और हमारा ताल्लुक़ शायद उस नस्ल से है जिसने पाकिस्तान तो बनते नहीं देखा, लेकिन आज हम उसके समरात महसूस कर रहे हैं। हम आज़ादी की नेमत के जो असरात हैं वो महसूस कर रहे हैं। हम खुली फ़ज़ा में यहाँ बैठ कर अपनी मर्ज़ी से गुफ्तगू कर रहे हैं,
उस वक्त देखें जो हमारे बुज़ुर्ग थे, मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, हम पढ़ते हैं कि कितनी मुश्किलों से, मसाइब से, आफत से गुज़र कर ये हमने नेमत हासिल की, ये मंजिल हासिल की। तो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। पाकिस्तानी कौम को फ़ख्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए कि आज हम एक ज़िंदा कौम की हैसियत से एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें इस नेमत को सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल सर, कौमों की ज़िंदगी में आज़ादी की अहमियत क्या होती है? अगर खुदा न खास्ता कोई कौम आज़ाद नहीं होती तो उनके हालात क्या होते हैं? देखें, इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो हमारे कश्मीरी मुसलमानों की है। मकबूजा कश्मीर में आप देखें कि उन पर किस तरह ज़िंदगी का जो है तंग कर दिया गया है, और कंपेयर करें ज़रा उनसे अपने आप को कि वो इतने तंग हाल में हैं और इतनी परेशान हैं। ये तो हमारी हुकूमत और हमारी जो, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी हुकूमतें रही हैं सब ने कश्मीरी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई है, और इस पर ये एक ऐसा इशू है जिस पर हम सारे मुत्तफिक हैं, मुत्तहिद हैं। और हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखें अभी पिछले दिनों 5 अगस्त गुजरा है, ये अगस्त के महीने में जिसे हम आज़ादी का महीना कहते हैं, माए आज़ादी कहते हैं, इसमें कश्मीरी मुसलमानों के साथ यकजहती, तो कंपैरिजन करके देखें ज़रा, तो हमें एहसास होगा कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। बिल्कुल सही मुसर साहब, बात बिल्कुल वही है कि हम कंपैरिजन करके देखें कि वहाँ पर क्या हालात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैम ये बताइएगा, आपकी नज़र में आज़ादी की क्या अहमियत है? आप आज़ादी को किस तरह से एलाबोरेट करेंगे? क्योंकि जो एग्ज़ाम्पल सर ने दी वो एग्ज़ाम्पल हमारे बहुत पास है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बल्कि बचपन से हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि वहाँ पर क्या हालात है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कहते हैं ना कि आज़ादी जब हमें प्लेट में रख के नहीं मिली। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पीटीवी की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपनी आज़ादी की जो सेलिब्रेशंस हैं पूरी कौम के साथ यहाँ पे मना रहे हैं। और आप लोगों ने और भी अच्छा किया कि मीनार पाकिस्तान में जहाँ पाकिस्तान की बुनियाद रखने की तरफ और पाकिस्तान को की मूवमेंट को इनिशिएट किया गया, तो हम यहाँ पे आज बैठे हैं। देखें, आज़ादी इंतहाई सबसे बड़ी नेमत अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। और इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस चीज़ से करें कि अभी जैसे भाई फरमा रहे थे कि अगर कुछ होता ये है कि हमारी जो आज की नस्ल है या कुछ सो कॉल्ड लिबरल्स जो माइंड ना करें, उन्होंने आज़ादी को इतना फॉर ग्रांटेड लिया कि एक दफ़ा एक टाइम पे ये भी बहस जनरेट करने की कोशिश की गई कि क्या ये डिवीज़न ठीक भी थी कि नहीं। और इंतहाई नामुनासिब बात है कि इसकी कदर कीमत आज कश्मीर से पूछे जो दुनिया की सबसे बड़ी जेल की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। एंड देन फ़लस्तीन वालों से पूछो कि आज़ादी की नेमत क्या है, उसकी कदर कीमत क्या है। इसी तरह बर्मा के मुसलमानों से पूछें। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे फोर फादर्स ने कोई इतना टाइम पहले उन्होंने फोर्स ही किया कि अगर यहाँ से अंग्रेज़ चले जाते हैं तो फिर हमारे हालात ज़िंदगी क्या होंगे। बिल्कुल वही उन्होंने सोचा जो आज इंडिया के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी का हाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने शहीदों की कुर्बानियों को याद करने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी हमारे पास जो लोग बचे हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा, आप ज़रा उनसे दास्तानें सुने कि किस तरह से कितने बड़े लेवल की तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन, तारीख की सबसे बड़ी शहादतें और तारीख की सबसे बड़ी लूट मार, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और एक ही जज्बा था कि बस हमने पाकिस्तान पहुँचना है। तो हमें चाहिए, अभी हमें क्या करना चाहिए? एक तो आज़ादी की इम्पोर्टेंस को समझना और शुक्रगुजारी करना इंतहाई अहम है, ताकि हम एक आज़ाद वतन कितना ज़रूरी होता है और उसमें हमारा रोल फिर आगे कि अगर हमें एक आज़ाद मुल्क मिल गया है तो ये मुल्क बनाया गया था एक पूरी आलम इस्लाम पे रूल करने के लिए। रूल से मुराद ये कि सरचश्मा इस्लाम के नाम पे ख्वाब देखा था हमारे बड़ों ने, और एक ऐसी इस्लामी मुमलकत जो खुद मुख्तार भी हो और जो पूरी दुनिया में एक अपनी मिसाल भी कायम करे। तो उसके लिए आज हम तमाम पाकिस्तानियों को बाशमूल ऑल, जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग, माइनॉरिटीज़ के लोग, हमें अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर इस मुल्क को ठीक करने के लिए वो पुराना पाकिस्तान जिसको हमने नया पाकिस्तान ज़रूर कहा, लेकिन ये वो पाकिकिस्तान है जो अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म का पाकिस्तान था, उसको बनाने में हम अपना रोल अदा करें, वो बहुत ज़रूरी है। आपने एक बात की, डॉक्टर साहब आपकी जानिब ये बात लेकर आना चाहूँगी
कि आज़ादी हमारे बड़ों ने ये सोचा कि हमें एक आज़ाद मुमलिकत चाहिए, आज़ाद रियासत चाहिए, और उसको अगर हम कंपेयर करते हैं आज के हालात से, इस वक्त जो इंडिया में हालात हैं, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने उस वक्त बहुत बेहतर सोचा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये पहले वही मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ये इतने खूबसूरत दिन पर एग्जैक्टली आपने ये बुलाया है और मौका दिया, और इतनी खूबसूरत मकाम पर जो कि एक अपनी तारीख रखता है। तो मेरा ख्याल है ये बड़े आज़ाज़ की बात है। सब ने वही बात की और हम सब जानते हैं, शायद इतने कुछ से 10-20 साल पहले अगर कोई शकूक थे और नहीं जानते थे, तो अब हम मज़ीद जान गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसलिए मेरा ख्याल है इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि दुनिया में जो जंगें होती हैं ना, वो घर में भी चाहे हों या बाहर भी हों, तो वो आज़ादी के लिए होती है। आज़ादी के लिए एक औरत को अपनी आज़ादी से लेके, एक बच्चे को अपनी आज़ादी से लेके, और एक कौम को अपनी आज़ादी चाहिए होती है, एक अपना कलेक्टिव विजन विजडम लेके चलने के लिए। बिल्कुल सही। तो इस पर तो मेरा ये ख्याल है कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि आज़ादी की वैल्यू क्या है। असल बात यह है कि उस आज़ादी को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, और इस बात को भी सोचना कि जिस वजह से हमें एक अलग ज़रूरत पड़ी थी, मिला है ये अब हम बड़े हैं, हम वो रोल तो नहीं प्ले कर रहे अपने उन लोगों के साथ जो मार्जिनलाइज्ड हैं, बिल्कुल जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो कायद आज़म ने ख्वाब देखा था कि उनको हम साथ लेके चलेंगे और उनको यहाँ पर किसी किस्म की अपनी उनको आज़ादी होगी, तो उनकी आज़ादी को भी अपने साथ शामिल करना और उनको भी वही फील देना जो हमें हो रही है। मेरा ख्याल है ये भी अब हम पर बहुत फ़र्ज़ है, और हुकूमत और दूसरे मकतबा फ़िक्र काफ़ी अब इस हवाले से सेंसिटिव भी हैं। हमें मज़ीद भी उन लोगों को भी एहसास कि वाकई उन्होंने भी पाकिस्तान का हिस्सा बन के अच्छा फ़ैसला किया था, तो ये ज़िम्मेदारी को भी इसमें लेकर आना चाहिए। बिल्कुल सही। खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, आज कल की जो हमारी जनरेशन है, क्या उस जिम्मेदारी को समझती है या उस एहसास को समझती है जिस एहसास को सामने रख के हमने आज़ादी के लिए कोशिशें की थी? नहीं, कहे है ऐसी बात नहीं है। अब जो नई जनरेशन आई है उनको पढ़ पढ़ के सुन के जी पता तो चल ही गया है ना, ठीक है। लेकिन उनको ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क बहुत मुसीबतों से बना हुआ है। बिल्कुल। इसको संभालेगा तो अल्लाह ही, अल्लाह का करम है इस मुल्क पे, इसको कभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि नाम ही बड़ा खूबसूरत है पाकिस्तान और जिंदाबाद। ये दो लफ्ज़ ऐसे हैं कि जब आते हैं तो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। तो जो हमारी जनरेशन है, ठीक है, उनको है लगाव है अपने मुल्क से और होना भी चाहिए। हाँ, ये मैं बात करूँगा एक और, जो हमारे मुल्क से बाहर लोग हैं ना, उनको बहुत लगाव है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप। मुल्क से जब बाहर चले जाते हैं तो एफिलिएशन जो है वो बढ़ जाती है। वो हर वक्त पाकिस्तान को याद करते रहते हैं। पाकिस्तान का कोई फनकार चला जाए, कोई खिलाड़ी चला जाए, बिल्कुल तो वो उसको खुश ऑनर होकर उनको देते देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान से आए। बिल्कुल सही। खान साहब, बातें तो होती रहेंगी और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, तो क्यों ना आपसे एक मिली तराना सुन लिया जाए। हाँ जी, मैं पेश करता हूँ। क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैं ए वतन प्यारे वतन पेश कर देता हूँ। खूबसूरत बचपन की यादें जो है वो ताज़ा हो जाती हैं इस तराने से। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया, अज़्म मेरा कभी
इरादे है गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शाऊर, जहाँ फिजा मेरा तखय्युल है तो शीरी है सुखन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तो दिल अफरोज बहारों का तरो ताजा चमन, तो दिल अफरोज बहारों का तरो ताजा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारे अना दिल का बहारिए मस्कन, रंगो आहंग से मामूर तेरे को हो दमन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जाम बख्श दयार, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जाम बख्श दयार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर यहाँ हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे, ऐ वतन प्यारे वतन। ब्रेक के बाद हाजिर है और एक दफ़ा फिर से आपको पाकिस्तान टेलीविज़न की तमाम टीम की तरफ से यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान जब बना था, अगर हम कंपेयर करते हैं तो जब पाकिस्तान बना था उस वक्त हमारे पास क्या था? क्योंकि कहा जाता है कि जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास एक सुई तक नहीं थी, और आज इतने सालों के बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की है। हम कहाँ पर पहुँचे हैं, कहाँ खड़े हैं हम उस हिसाब से? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ बतौर तारीख़ के तालिब इल्म कि हमने बहुत तरक्की की है। हमें बेनेवलेंट आस्पेक्ट को देखना चाहिए। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि 1947 का वो मंज़र देखें कि हम किन हालात में यहाँ पर पहुँचे थे। हमारे पास जिस तरह आपने खुद जिक्र किया, कॉमन पिन तक नहीं थी, लेकिन आज हम दुनिया की एटमी ताकत हैं। खेलों के मैदान आप देख लें, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, बाकी शुबा है ज़िंदगी के जो लोग हैं, फनकार हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। ऐसा ही है। और ये किस लिए कि पाकिस्तान ने इनको एक शनाख्त दी, बेशक, बिल्कुल, एक टाइटल दिया, एक टैग दिया, जिसे आजकल हम सोशल मीडिया की इस्लाह में हैशटैग कहते हैं। तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हैशटैग है, जिसने हमें एक नाम दिया, एक फेम दिया, एक शनाख्त दी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हम एक ऐसी कौम है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं, और हम नामसाइद हालात के बावजूद
दुनिया के अंदर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। मैंने कोई 7-8 ममालिक विज़िट किए हैं अपने एकेडमिक कैरियर में, तो मैंने देखा कि हमारे जो तालिब इल्म हैं उन ममालिक के तालिब इल्म के साथ मुकाबला कर रहे हैं जिनके पास अच्छी लैब्स हैं, अच्छी लैबॉर्ट्रियाँ हैं, अच्छी लाइब्रेरियाँ हैं, अच्छे तालीमी इदारे हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। लेकिन हमारे तालिब इल्म, जिसे हम कहते हैं ना कि टाट स्कूल से उठकर, लेकिन सलाहियत इतनी ज़्यादा है कि हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो अगर हम ये कंपेयर करें कि 47 का पाकिस्तान और 2021 का पाकिस्तान, तो हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत भी समझते हैं और इन टर्म ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट हम अपने आप को समझते हैं हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। आप इस सेंस में देखें ना कि हमारे पास कितनी यूनिवर्सिटियाँ थीं जब पाकिस्तान बना। में पंजाब यूनिवर्सिटी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी थी। आज हमारे पास कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, कितने तालीमी इदारे हैं। इसी तरह बाकी शोबा ज़िंदगी में देखें तो ये सारी हमें तरक्की नज़र आती है। तो क्यों है? जिस तरह मैंने पहले कहा, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही। अच्छा हम सर साहबा फरमाइएगा, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं और फिर फीमेल्स इन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, और अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो फातिमा जिन्ना साहिबा और उनके साथ जितनी भी ख़वातीन थी वो यकीनन आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी एक रोल मॉडल है। तो उस वक्त जो ख़वातीन का रोल था तहरीक पाकिस्तान में, उसको किस तरह से बयान करना चाहेंगे, क्या समझते हैं? देखिए, तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का रोल इंतहाई अहम था। वो भी आप सोचें अ सेंचुरी बैक। बिल्कुल। तो और वो कितनी एक्टिव ख़वातीन थी, कितनी फुल ऑफ एनर्जी, और कितनी उनके अंदर विजन कितनी बड़ी थी, विजडम कितनी ज़्यादा थी कि जैसे अगर आप फातिमा जिन्ना साहिबा का रोल देखें तो वो भाई के शाना बिशाना नज़र आए। और अगर हम ये कहें कि हम आज भी विमेन एम्पावरमेंट में फंसे हुए हैं और इस बहस का शिकार है, तो अगर आप पाकिस्तान जो मूवमेंट थी उसमें ख़वातीन तो सफ़े अव्वल में ना सिर्फ शामिल थी, बल्कि मैं ये कहूँ कि अगर उस ज़माने की हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बुज़दिल होती और वो बचाती कि हमारे खामन या हमारे बेटे भाई ना जाएं, जाते साथ सीधा शहादत का लाइसेंस था, लेकिन उन्होंने वो हौसला दिया। और इमेजिन करें कि उस वक्त मीडिया सिर्फ एक सोर्स न्यूज़पेपर ही था या रेडियो सर्विस थी, तो वो भी हमारे कंट्रोल में तो नहीं थी। तो उन्होंने जिन नामसाइद हालात के अंदर कुर्बानी के जज्बे से जिस तरह से वो सरशार थी, हम जो यहाँ पे बैठी हुई ख़वातीन हैं इस मुल्क की आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं, हम सुपर ब्लेस्ड मैं कहती हूँ कि अगर आप अंदाज़ा करें कि हमारी जो रहनुमा लीडर थी उस ज़माने में, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी। तो आज हमें तो एक बना बनाया मुल्क मिल गया है, तो हमारा आज रोल ये बनता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पास को याद करके उनको खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करके हम अपने रोल को भी इग्नोर ना करें। कि अगर आज की बैठी हुई औरत सिर्फ अपने बच्चों की तरबियत पे फोकस कर ले और वो कौम को ऐसी जनरेशन दे, और अगर वो मतलब आप ये देखें कि आपकी हाफ ऑफ पॉपुलेशन का कितने % है जो वर्किंग है ख़वातीन, बाकी तो सब देर सिटिंग एट होम। और यहाँ की तो औरत मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वीन है, प्रिंसेस की तरह है, बिकॉज एक बेचारा मर्द कमा रहा है, बाकी सारा कुंबा बैठ के, और स्पेशली ख़वातीन। तो कम अज़ कम मिनिमम चीज़ जो आप कर सकते हैं कि ये जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी किरदार साजी उसमें ज़रूर किरदार अदा करें, और उनको, और उसका तरीका ये है कि कम अज़ कम पूरे साल में जो हमारे नेशनल डेज़ हैं, आपका 23 मार्च हो गया, आप कायदे आज़म का यौम पैदाइश, इसी तरह अलामा साहब का, और इसी तरह उसके ऊपर उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा एक दिन एफर्ट करके वो बच्चों को बताएं कि कितनी भारी कीमत अदा करके ये मुल्क बना है, और हमारे ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क को हमने अजीम से अजीम तर बनाना है। तो ख़वातीन जो है अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम ब्लेस्ड औरतें हैं जिनको अल्लाह ताला ने हर तरह से नवाजा है, उनका भी ये रोल बनता है कि वो ख़वातीन को, हम एक फजूल बहस में आजकल पड़े हुए, आज़ादी ग़ुलामी, कोई ग़ुलाम नहीं है यहाँ पे। कुछ ऐसी जो हमारा लेस ब्लेस्ड मैं तबका कहती हूँ, उसमें खाली औरतें नहीं हैं। अगर हम आज भी औरत को अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है तो उस जगह पे जाके देखो मर्द को भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे। और अगर वो एजुकेशन औरत को नहीं है तो मर्द को भी नहीं है। तो हमें उस तबके को उठाना है, एज ए टोटलिटी बात करें। और ये जो मैं तो इसको भी फिरका वारियत की एक वो देती हूँ कि हमें जो है वो अपना रोल प्ले करें। औरत और मर्द गाड़ी के दो पहिए हैं, बिल्कुल। और आप अगर हम शुरू से देखें तो 1400 साल पहले हम एज ए मुस्लिम जो हकूक लेके पैदा हुई है उसकी एग्जांपल नहीं मिलती। वेस्ट में बड़े बाद में अभी चंद सेंचुरी पहले की बात है। तो हम अपने उन हकूक को यूटिलाइज करें। और सबसे पहले मेरा मैसेज है
कि अगर सब इंडिविजुअल सारे पाकिस्तानी जो 22 करोड़ की बात कर रही हूँ, तमाम मज़ाहिब के लोग, अगर हम अपने फ़राइज़ को समझ लेना तो किसी को अपने हकूक़ के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब अपनी ड्यूटीज़ को समझें और जिस कैपेसिटी में आप एक एंकर की हैसियत से, आप एक माशाल्लाह से पाकिस्तान के स्टार की हैसियत से, आप टीचर की हैसियत से, टीचर की हैसियत से, और मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, अपने हमारे हर किरदार के जो रोल्स हैं वो डिफाइंड है। एग्जैक्टली उनको हम निभाने की कोशिश करें। 100% अल्लाह की ज़ात है, आप एफर्ट तो करें। बिल्कुल, हम अपनी कोशिश और जो औरतें कहती हैं हमें तो कुछ करने का मौका नहीं मिला, वो सिर्फ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। तो वो बहुत कुछ मुल्क के लिए कर जाएंगे। जिम्मेदारी है उनके ऊपर, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मैडम ने बात की कि हम तहरीक पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो वहाँ जो खवातीन थी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने तो अपना रोल प्ले किया। अब जिम्मेदारी आती है हमारे ऊपर। आज की जो खातून है, आज की जो औरत है, उसको क्या करना चाहिए पाकिस्तान को मज़ीद उसकी प्रोग्रेस के लिए और मज़ीद खुशहाली के लिए? मैं थोड़ा सा उस पर मज़ीद ऐड करना चाहूँगी कि पाकिस्तान की बनाने में जो ख़वातीन का यूजुअली हम बात करते हैं, एलीट एक उसने एक एक्टिव रोल अदा किया, पॉलिटिकल एलीट मैं कह रही हूँ, ठीक है, अभी जैसे मैडम ने कहा। उसके बाद एक वो खातून है, जैसा इन्होंने भी कहा, जो जलसों में भी जा रही है, बिल्कुल, जो अपने हस्बैंड्स को हौसला भी दे रही है और उनके साथ है। तीसरी वो खातून है जो इस वक्त है ही नहीं, वो खवातीन जिन्होंने अपनी इज्जतें, अपनी जिंदगियां, अपना सब कुछ वो जो गुजर गई, उसमें बहुत बड़ी कुर्बानी, उनका जो एक वो बेनाम सिपाही पता नहीं कितनी है, लाखों हजारों, तो आई थिंक उनको भी हमें ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए और उनकी कुर्बानियों को भी याद रखना चाहिए कि वो किधर से किस तरह से गुजरी। अगरचे उन्होंने कोई अपनी विश से नहीं दिया था, कोई भी नहीं ये चाहता कि उसके साथ ऐसा हो, लेकिन दे वेंट थ्रू इट, उनके साथ हुआ। जहाँ तक अब की बात है, मेरा ख्याल है खातून की भी बात, एज खातून और एक शख्स के भी, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो सारी दुनिया में देखें नाम बना रहे हैं। यस, अमेरिका में चले जाएं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स दे हैव देयर सर्टेन इमेज, ठीक है, इसी तरह इंजीनियर हैं सब। हमें ये एक सोचने की बात है कि इसको हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। वो प्रोफेशनलिज्म, वो सलाहियतें जिनका मुजाहरा वही पाकिस्तानी यहीं की एजुकेशन लेके, यहीं की स्किल्स लेके वहाँ पर जाके वो किस तरह से एक डिफरेंट शख्स होता है। बिल्कुल, और उसको अगर हम यहाँ पर लेकर आते हैं तो क्या उसका वो प्रोफेशनलिज्म उसी दर्जे पे कायम रहता है? बिल्कुल सही। अगर नहीं रहता तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर अभी सिस्टम्स में बहुत सी, और हमारी एजुकेशन में और हमारी तरबियत में जो लैक कर रहा है ना, वो प्रोफेशनलिज्म है कि आप चाहे आप आर्ट में चले जाएं, साइंसेज में चले जाएं, जब हमें नौकरी मिल जाती है ना तो हम बस कहते हैं बस ठीक है, मिल गई है, नौकरी मिल गई। और सरकारी नौकरी भी मुझे इसलिए चाहिए कि वो पक्की है, उसमें मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर इतना इशू नहीं होगा। तो जो तरक्की होती है ना वो काम से होती है, ठीक है, वो सिर्फ सोचने से या डिग्री लेने से नहीं होती। तो पहले तो मेरा पॉइंट ये है कि लैक शदीद किस्म का हम करते हैं। आप किसी भी जगह पे किसी से डील कर लें, चाहे वो स्किल्ड लेबर है, चाहे वो हाई टेक, तो कम तादाद है उन लोगों की जो प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग उसी तरह से पाकिस्तान में भी परफॉर्म करते हैं और चाहते हैं। दूसरी बात, जो खवातीन का रोल, मैं अभी पिछले प्रोग्राम में भी कह थी, देखें दो बातें आती हैं, घर पे जिम्मेदारी और अगर हम बाहर जा रहे हैं। अब मैडम भी हर वक्त घर पे तो नहीं रहती ना, पॉलिटिकली शी इज़ वेरी एक्टिव वर्कर। असल बात यह है कि क्या इन्होंने अपने बच्चों को वो क्वालिटी टाइम दिया या नहीं दिया। अगर दिया है और वो किसी जगह पे पहुंच गए हैं तो फाइन, सही। अब मेरे अंदर अगर एक सलाहियत है और बच्चों को आपको ज़रूरत होती है जिस एज में, जी, यू नीड टू मेक डिसीजन कि किस वक्त उनको कितना टाइम चाहिए, उनके फॉर्मेशन एज है उसमें उनकी तरबियत के लिए, तो क्वालिटी टाइम उनको दें। अब अगर खुदा ने आपको भी कोई खुदादा सलाहियत दी हुई है एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरा भी दिल चाह रहा है यार मेरे अंदर कुछ है, दैट शुड कम आउट। बिल्कुल, तो मुझे उसके लिए अगर मौके सोसाइटी देती है तो वाई शुड आई नॉट यूज, या अगर नहीं भी देती है तो वाई शुड नॉट आई लुक फॉर दैट। तो हमें उनको भी साथ लेके चलना होता है। अगला फिर ये है कि क्या हमारा समाज हमें वो सहूलत फराहम करता है। बिल्कुल, मेरी ऑब्जर्वेशन में अभी पढ़ी लिखी अब बच्चियाँ आ रही हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके साथ मेरी डीलिंग होती है, जो मेरे साथ कोई पीएचडी कर रही है, कोई मेरे साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी भी घरों में उनको फैसिलिटेशन, थोड़ा सा मैं मैडम से डिसएग्री करूंगी कि उनसे डबल प्रेशर है कि एक्सीलेंस बाहर आप जितनी भी है ना उसका घर में हमें अपनी एक्सीलेंस दिखाओ, सही तो है। वो जो डबल प्रेशर है ना वो मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा
लाइफ आपकी जो लोग शेयर करते हैं और जो आपके साथ प्यार का दावा भी करते हैं और होते भी हैं, ऐसे नहीं है कि वो कंसर्न होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो थोड़ा सा उन जिम्मेदारियों को भी उनको साथ समझना चाहिए और शेयर करना चाहिए। तो एक मुतमईन माँ, एक मुतमईन बीवी, वो घर में जो एक अच्छा क्रिएट माहौल करती है, उसका इम्पैक्ट आप देखें चलते चलते आपके पूरे मुआशरे में मुस्बत आता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा खान साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे। आपने हमें इससे पहले बताया कि जब तकसीम हिंद का वक्त था तब आपको ऑफ़र हुई आपकी फैमिली को कि आप इधर ही रुक जाएं, लेकिन उसके बाद भी आपको इंडिया से ऑफ़र हुई कि आप इधर आ जाएं, आपने रिजेक्ट कर दिया। क्या जज्बा था सर उस वक्त? वो ऐसा हुआ कि दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। अच्छा। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमें भेजा था, मेहदी हसन साहब, मैं और असद, अच्छा, मेरा भतीजा, जी, जी, जी। हम उस वक्त दोनों हमारी जोड़ी थी। तो वहाँ गए हम, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उसमें दिलीप कुमार साहब, मनोज कुमार, सहरा बानो, मतलब पूरी करीब इंडिया की बैठी हुई थी उस शो में। इंदिरा गांधी बैठी हुई थी, मैंने उनको भी गाना सुना। अच्छा। और वाजपेयी साहब। जी जी। मैं पूरे इंडिया के बहुत बड़ा प्रोग्राम था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो प्रोग्राम किया, पहले तो वो लोग देख के हमें हैरान हुए कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे भेज दिए पाकिस्तान ने इतने बड़े प्रोग्राम में, इतने बड़े फनकार में जैसे साहब आए उनके साथ बच्चों को भेज दिए। तो वो पहले तो हिले थोड़े से देख के, तो जब अल्लाह की मेहरबानी से हमने शुरू किया तो हाल में ऐसा लगा जैसे सन्नाटा हो गया। अच्छा। बिल्कुल तो सही। दूसरे दिन प्रोग्राम के बाद बातें तो बहुत हैं कि इंदिरा गांधी जी ने बल्कि बयान दिया था। अच्छा। कि जब ये दोनों स्टेज पे आए हैं मुझे ऐसे लगा जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी आ गई। बहुत, मैं भी पतला, असद भी पतला, छोटी उम्र थी बिल्कुल शुरुआत की बारी। तो वाजपेयी साहब उस वक्त ज़माने में वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने अपने घर पे डिनर दिया। अच्छा। वो कहते हैं कि हामिद, मैं तुम लोगों को सुन के बड़ा खुश हुआ हूँ कि इस उम्र में ये काम कर रहे हो तुम, बिल्कुल सही, इतना मुश्किल काम कर रहे हो और हर तरह का गाना गाया लोगों ने, तो आगे जाके क्या करोगे? तो मैं तुम्हें एक ऑफर दूँ। मैं कहा हाँ जी बताएं। इधर आ जाओ। अच्छा। इधर आ जाओ, जो कहोगे मैं करवा दूंगा। वाह क्या बात। बोलो क्या चाहिए वो हो जाएगा, उसकी एक शर्त होगी। है। मैं कहा जी क्या? नेशनलिटी तुम्हारी फिर इंडिया की होगी। मैं कह नहीं सर, पाकिस्तान को डिसऑन करेंगे आप। हमें पाकिस्तान में रहना, वो हम नहीं कैसे कर आते सकते। जाते रहेंगे। क्या बात। ये अल्लाह जानता है इस बात को कि ये हकीकत ब्यारी मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा। बिल्कुल सही। क्या जरूरत है मुझे इससे बड़ी वालेहाना मोहब्बत की और मिसाल क्या होगी? तो हमने इस 79 की बात है। प्रोफेसर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। आप चूँकि हिस्टोरियन हैं, अगर हम अपनी सारी हिस्ट्री को देखते हैं, तकसीम हिंद से पहले की, फिर उसके बाद की जो कुछ हमने सफ़र किया, उसके बाद हमें आज़ादी मिली, यकीनन वो एक तकलीफ़ दे पीरियड था हमारे लिए, लेकिन आज रिज़ल्ट्स हमारे सामने हैं, बहुत खुशनुमा, बहुत खूबसूरत। तो सर, उस हिस्ट्री की कदर के हवाले से आप हमारी नौजवान नस्ल को क्या कहना चाहेंगे? देखें, ज़िंदा कौमें हमेशा अपनी तारीख़ को याद करके आगे बढ़ती हैं। ज़ाहिर है उसी निस्बत से आज हम बैठे हुए हैं। मैडम अभी जिक्र कर रही थी मुलाजमतों का, जॉब्स का, सरकारी जॉब मिल गई। तो आप देखें कि क़याम पाकिस्तान से पहले जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था तो वो इश्तिहार देते थे तो एक नीचे नोट लिख देते थे कि मुसलमान मुलाजमत के लिए अहल नहीं है, यानी कि मुसलमान होना उनकी डिसक्वालिफिकेशन होता था। बिल्कुल सही। एक बहुत बड़ी कुर्बानी, इससे ज़्यादा क्या होगी। बिल्कुल। और हम तारीख़ का जिक्र कर रहे हैं तो सर सैयद ने पहले यही काम किया कि जब जंग आज़ादी नाकाम हुई 1857 की, तो उन्होंने कहा कि हमें अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ करना है। उन्होंने 3 पॉइंट बताए। सबसे पहले डिवोशन टू एजुकेशन, कि आप तालीम की तरफ अपने आप को फोकस करें। दूसरा उन्होंने कहा जी कि अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि कुछ अरसे के लिए सियासत से किनारा कशी, वरना फिर आप पर बागी का इल्ज़ाम लगेगा। और तीसरी उन्होंने बात की कि लॉयल्टी टू द ब्रिटिशर्स, क्योंकि उस ज़माने के नॉर्म्स थे, ग्राउंड रियलिटीज़ थी। क्योंकि जो कांग्रेस थी, जो हिंदू थे वो करीब हो गए थे अंग्रेज़ के, और मुसलमान जो थे पिस रहे थे। इनके ऊपर अरसा हयात तंग कर दिया गया था। तो 1857 से लेकर 1947 तक के जो 90 बरस हैं, इन 90 बरसों में जो हमने कुर्बानियाँ दी वो एक अलग दास्तान। लेकिन फिर उसके बाद जो 47 का जो एक बहुत बड़ा मार्का हमने सर किया, और देखें कि
इसी मैदान में 1940 में जब हमने ये तय कर लिया कि हमने आज़ादी हासिल करनी है, तो कायद-ए-आज़म को बहुत ज़्यादा लालच दिए गए। बिल्कुल। उनको कहा आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में आकर सेंट्रल गवर्नमेंट बना लें आप। कभी गांधी की शक्ल में कांग्रेस आती थी, कभी अंग्रेज़ों की शक्ल में वो वेवल आता था, लॉर्ड माउंटबेटन आता था, और वो कई लोग आते थे। इसी तरह जो नेशनलिस्ट मुसलमान थे, उसमें कुछ हमारी मजहबी जमातें भी थी उस वक्त की, उनका अपना एक नुक्ता नज़र था। वो कहते थे कि हम, जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद ने ये कहा कि मैं ये समझने से कासिर हूँ कि एक हिस्सा कैसे पाक है और दूसरा हिस्सा कैसे नापाक है। तो अल्लाह ताला की बनाई हुई, उनका अपना एक नुक्ता नज़र था। लेकिन जब हमने ये नारा लगा दिया इसी मैदान में कि पाकिस्तान का मतलब क्या, देखिए कायद-ए-आज़म जब बात करते थे ना अंग्रेजी में, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन इतनी ज़्यादा कमिटमेंट थी और उनका इतना अखलास था, खलूस था कि वो एक बलूचिस्तान के लीडर ने कहा कि वी डोंट नो व्हाट ही सेज, बट इफ ही सेज गो टू राइट वी गो टू राइट, इफ ही सेज गो टू लेफ्ट वी गो टू लेफ्ट। तो ये एक असल लीडरशिप थी उनका अपनी। उस वक्त ज़ाहिर है जनूबी एशिया के मुसलमान थे या हिंदुस्तानी मुसलमान थे, उनका एक कायद-ए-आज़म पर इत्मीनान था, यकीन था और कमिटमेंट थी कि ये शख्स हमें आज़ादी लेकर देगा। बिल्कुल सही। और देखें कि 7 सालों में उनको बहुत ज़्यादा मुतज़लज़ल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी कमिटमेंट पर कायम रहे, कमिटमेंट पर पक्के रहे। बिल्कुल सही। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की चूँकि बात हो रही है, तो एक मौके पर उन्होंने फरमाया कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान का तर्ज़ हुकूमत क्या होगा। पाकिस्तान के तर्ज़ हुकूमत को तयन करने वाला मैं कौन होता हूँ। मुसलमानों का तर्ज़ हुकूमत आज से 1300 साल कबल कुरान करीम ने वजाहत के साथ बयान कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है और इंशाल्लाह क़यामत तक मौजूद रहेगा। अच्छा, मैं इधर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये जो आपने कोटेशन पढ़ी है, ये 10 अगस्त को जब पहला असेंबली हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इजलास हुआ, 14 को ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ये बात कही थी कि मुझे ये कहने में खुशी महसूस होगी कि अगर आप जलालुद्दीन अकबर का जो विजन है उसको फॉलो करें। उसके जवाब में फिर कायद-ए-आज़म ने कहा था कि हमारा सिस्टम तो 1300 साल 1400 साल पहले का बना हुआ हो चुका है। बिल्कुल सही। हुसैन साहबा, क्या मैसेज देना चाहेंगी आज के इस खूबसूरत दिन के हवाले से? मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करती हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तानी बन के सोचा करें। हमारा जितना भी हम बिजनेसमैन हैं, हम पॉलिटिशियंस हैं, हमारा जो भी तबका है, सबसे पहले पाकिस्तानी बन के सोचें। तो दूसरी बात ये कि अपनी जिम्मेदारियों को समझें और निभाएं। जैसा कि मैडम फरमा रही थी कि जब हमें कोई एक चीज़ हम अचीव कर लेते हैं ना, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, बस ठीक है ये हमारा गोल था, हम स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं। और हमें करना ये है कि हमें अपने अपने जो रोल, हमें जिस रोल में हम मौजूद हैं उसमें हम एफर्ट करते रहें। और ये उस गेन के लिए नहीं करें कि ये मैंने डिग्री ली है तो नौकरी मिल जाए, और सरकारी नौकरी मिल जाए तो लाइसेंस ऑफ नो वर्किंग समझा जाता है कि यहाँ पे तो काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये देखना है कि अगर हमने अपनी आने वाली नस्लों को एक बेहतर मुल्क दे के जाना है, तो उसके लिए हम सबको अंत तक मेहनत करना पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कायद ने की और जिस तरह हमारे तमाम उस वक्त के मुसलमानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दे के, और क्या स्ट्रगल थी वो कि ना कुछ खाने को, अपने महल, अपनी ज़मीनें जायदादें छोड़ के बस निकल पड़े। तो अभी हमें उसी कमिटमेंट के साथ काम करने की ज़रूरत है। ये मुल्क अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, ना जिसमें वसाइल की कमी है, ना जिसमें मैं कहती हूँ कि अफरादी कुव्वत भी सबसे माशाल्लाह हमारी यूथ बहुत बड़ी तादाद में है। और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, तामीर व तरक्की के लिए यूथ का होना बहुत ज़रूरी होता है। बस हमें उन्हें डायरेक्शन सही देनी है। टीचर्स उनको अच्छे से गाइड करें, हम गवर्नमेंट उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दें और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। ये मुल्क किसी एक तबके के लिए नहीं था। तो जिस विजन के तहत बनाया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज की क़यादत उस विजन को फॉलो कर रही है, और उसमें हमें तमाम पाकिस्तानियों की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि कोई एक शख्स खड़े होके पाकिस्तान तब बना था जब कायद के साथ पूरी कौम चल पड़ी थी। और अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से लोगों को उम्मीदें हैं, हाँ वो कमिटमेंट के साथ लगे हुए हैं, लेकिन हम सब जब अपना रोल निभाएंगे तो फिर वो वाला पाकिस्तान बन जाएगा जो जिसका ख्वाब देखा गया था। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे यौम आज़ादी के हवाले से? यौम आज़ादी के हवाले से पहली बात है कि यूथ को ना अगर कोई बात मैसेज के तौर पर की जाए ना, तो मुझे ये लगता है वो आधे कान पहले ही बंद कर लेते हैं। एग्जैक्टली, सही कह गया। इसलिए मैं समझती नहीं हूँ कि मैं इस काबिल चले, मैं समझती हूँ कि मैं मैसेज नहीं दे रही, मैं सिर्फ ये शेयर करना चाहती हूँ। यूथ से रिक्वेस्ट करें, ऑब्जर्वेशन जो मेरी है
ऑब्जर्वेशन ये है, जैसा अभी मैडम ने कहा, कि इस वक्त ना हर तरफ एक अफरा तफरी, मतलब इस वक्त 64% हमारी यूथ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जहाँ पर एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स भी है, लेकिन अगर ये ह्यूमन रिसोर्स अनगाइडेड, अनट्रेंड, क्वालिटी एजुकेशन से महरूम रहता है, तो ये हमारे लिए एक बॉम्ब भी है। तो उसको, इसलिए यूथ को समझना और उसको किस तरह से ऑन बोर्ड लेना, ये बड़ा अहम है हमारे मैं इसलिए कि चूँकि यूथ हमारी सोशल मीडिया बहुत यूज़ करती है। बाय द वे मैं उसके इतना अगेंस्ट भी नहीं हूँ। सोशल का मतलब ही समाजी है। चलें, अगर वो किसी और से उसी रास्ते से भी, अपने पेरेंट्स से जिस तरह से भी मुंसलिक हैं रहें, लेकिन उसका जिम्मेदाराना इस्तेमाल और उसका जिसे हम कहते हैं ना अखलाकी, एथिकल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। अभी मेरे बच्चे भी मुझे कहते हैं, अगर मैं कोई चीज़, मैंने कितनी देर ट्विटर अकाउंट नहीं बना के, अम्मा इस वक्त जो चल रहा है ना वो ये है कि किसको, बस जिसने जो ट्विटर पे आ गया ना, आपने उसको किस तरह से उसके बखीर देने हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो एक नेगेटिविटी की वेव है ना, एग्जैक्टली, उससे हमारी सारी फिजा में ना एक अजीब सी नेगेटिविटी फैलाई भी जाती है और आती भी है। तो मेरा ख्याल है प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ आप लोगों को इनकरेज करें, एक दूसरे का साथ दें। देखें, आगे बढ़ने के लिए भी ना, अगर हम एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे ना, तो किसी ने बड़ा अच्छा कहा हुआ है कि आप अकेले चल के, बल्कि पोलो कोलो ने कहा है कि आप अकेले चल के अगर कहीं पहुंच भी जाएंगे तो आपके पीछे कौन होगा? सो वी नीड टू ग्रो कलेक्टिवली। तो अपनी जिस वक्त अगर वो एजुकेशन के जिस स्टेज पे भी है ना, पहली तवज्जो उस पर दें, और दूसरी अपने माँ बाप और घर वाले जो कहते हैं ना, उसको ज़रा सुन भी लेंगे। वो क्या है, दे आर नॉट देयर एनिमीज। एग्जैक्टली, एक जनरेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप, एक्सपीरियंस है, बिल्कुल उसको भी जो है ना ब्रिज करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही। और एक जो अभी लास्ट यूज़ ऑफ ड्रग्स जो है ना, यूनिवर्सिटियों में इधर उधर इतना मुश्किल हो रहा है उसको कंट्रोल करना। ये कोई दूसरा बाहर से कितना भी कहे, जब तक हम अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बिल्कुल ऐसा, तो कोई बाहर की पाबंदियां जो है ना वो काम नहीं करती। तो प्लीज़ अपने फ्यूचर और अपनी ज़िंदगियों को ज़ाया मत करें। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब। आपका जो मैसेज है वो हम मिली नगमे की सूरत में लेंगे। उससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप तशरीफ़ लाए, खूबसूरत डिस्कशन भी की, खूबसूरत कलाम भी हमें सुनाए। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुस्तर जमशेद चीमा साहब, बहुत शुक्रिया। आज का दिन आपके लिए आई नो बहुत बिजी होता है, लेकिन फिर भी आपने हमें वक्त दिया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल एग्जैक्टली। नाज़रीन, आखिर में ये कहना चाहूँगी कि वल्लाह कि ये मुल्क खुदादाद रहेगा, आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा इंशाल्लाह। हामिद खान साहब, खूबसूरत कोई मिली नगमा सुना दीजिए जाते जाते। मेरे खेतों की मट्टी मिला ले यमन, मेरे खेतों की मट्टी मिला ले यमन, चांद मेरी फूल मेरा वतन, चांद मेरा